बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे उसमें हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे, और उसमें ये जो बैलेंस शीट है ये और इनकम स्टेटमेंट, ये 2 कंपोनेंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसके कंपोनेंट्स, ओके। और हमने इनकम स्टेटमेंट हमने देख लिया था कि कैसे प्रिपेयर होती है, ठीक है। अच्छा, और अब हम आज देखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासेस ऑफ अकाउंट्स या कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स जो हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जो है शो किए जाते हैं और उससे प्रॉफिट डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। और हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो बाकी 3 कैटेगरीज़ हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, ये जो है बैलेंस शीट के अंदर मेंशन की जाती हैं, ये 3 कैटेगरीज़। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, इनको बैलेंस शीट में कैसे मेंशन किया जाता है और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होते, ठीक है। एंड दे आर समथिंग सेपरेट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, ठीक है। और यही बात मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त भी बताई थी, ठीक है। अच्छा, और यही बात मैं आज रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है, और इसमें भी कोई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डेबिट एंड क्रेडिट और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना यहाँ पे नहीं चल रहा। यहाँ पे हम सिर्फ करेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी को जो है ना वो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और उससे हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। ये है पर्पस बैलेंस शीट का। अच्छा, बैलेंस शीट होती क्या है? बैलेंस शीट, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये प्रिपेयर की जाती है एज एट पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है और प्रेजेंट की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है, यानी कि ये बिज़नेस के एसेट्स क्या हैं ये रिप्रेजेंट करेगी, बिज़नेस की उस पर्टिकुलर डेट पे लायबिलिटीज़ क्या हैं ये प्रेजेंट करेगी, और उस डेट के ऊपर बिज़नेस की जो इक्विटी है, इक्विटी का मैंने बताया था कि इक्विटी में कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल भी है, रिटेन्ड प्रॉफिट भी है, ड्राइंग्स वगैरह भी हैं, तो ये इक्विटी भी प्रेजेंट करती है उसी पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर के बनते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर होता है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2021, तो इसका मतलब है कि जो इनकम स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी वो होगी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021, और जो बैलेंस शीट यहाँ पे होगी वो होगी एज एट December 31st 2021। इसका मतलब है कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2021 ये बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रेजेंट कर रही है ये बैलेंस शीट, ठीक है। तो नॉर्मली लास्ट डे जो होता है ना उसी पे बिज़नेस की बैलेंस जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रेजेंट की जाती है, तो वही डेट डाली जाती है बैलेंस शीट के ऊपर भी एज एट 31st December 2021, जैसा कि हमारी एग्जांपल में अभी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, बैलेंस शीट की प्रिपरेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो है ना प्रेजेंट करना होता है बैलेंस शीट में, और इक्विटी को, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज़ में, और वो 2 कैटेगरीज़ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देखें कि यहाँ पे एसेट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है 2 कैटेगरीज़ में, एक है करंट एसेट्स और एक है नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो एसेट्स जो प्राइमरली हेल्ड
they are held for trading or consumption during the normal course of business, okay, and they are expected to be realized within next 12 months from the reporting date. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो वो एसेट्स होते हैं जो नॉर्मली कंजम्पशन के लिए या ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा होता है, जैसे कि इन्वेंट्री का हमने क्या करना है, इन्वेंट्री को हमने सेल करना है, इन्वेंट्री को हम सेल करेंगे, अकाउंट रिसीबल आ जाएगा, अकाउंट रिसीबल में जब वो कस्टमर पे कर देगा तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एसेट हमने कंज्यूम करना है और या ट्रेडिंग करनी है इसकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, हमारे केस में रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? रिपोर्टिंग डेट होगी 31 दिसंबर 2021, ठीक है, ये रिपोर्टिंग डेट है। तो रिपोर्टिंग डेट के बाद 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये रियलाइज़ हो जाएंगे। रियलाइज़ जब मैं कहता हूँ कि कोई एसेट हो जाएगा, इसका मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, ठीक है। जैसे इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्री सबसे पहले सेल होंगी, फिर वो अकाउंट रिसीबल बन जाएंगी, अकाउंट रिसीबल में जब कैश आ जाएगा कस्टमर से तो वो कैश बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एसेट रियलाइज़ हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ऐसे जो करंट एसेट्स होते हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं, अकाउंट रिसीबल है, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और जो है इसके अलावा सन्ड्री रिसीबल्स वगैरह, ये सारे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं इन्हें कहते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म नेचर के एसेट्स होते हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन यूज़ इन बिजनेस, ठीक है। जैसे कि एंड थर्ड थिंग इज दैट दे आर नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल होगी कोई फिक्स एसेट्स, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई ऑफिस बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, कोई ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी, जिससे आप उसको यूज़ करके अपने बिज़नेस में बेनिफिट ऑब्टेन करेंगे, उसको सेल करके नहीं करेंगे। जैसे फर्नीचर है, आपने फर्नीचर ऑफिस का जो है सेल नहीं करना होता, आपने उसको यूज़ करना होता है। जैसे कोई मशीनरी है, आपने उस मशीनरी से प्रोडक्शन करनी होती है, आपने उस मशीनरी को सेल नहीं करना होता, ठीक है। इसी तरह से फैक्ट्री बिल्डिंग है या ऑफिस बिल्डिंग है, तो आपने उस बिल्डिंग को सेल तो नहीं करना, आपने तो उसको यूज़ करना है, ठीक है। आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे आपकी प्लांट एंड मशीनरी वहाँ लगी हुई है, आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ उस एसेट को आपने यूज़ करना है। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कैटेगराइजेशन एसेट्स की, और हमने एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में ब्रेक करके हमने प्रेजेंट करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, इसी तरह से हम लाइबिलिटीज़ को भी क्लासीफाई करते हैं। बिल्कुल यही कैटेगरीज होती हैं हमारे पास लाइबिलिटीज़ की, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, ये इसमें क्या होता है कि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसकी भी बिल्कुल उसी तरह से डेफिनेशन की हुई है कि दे आर प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। इस तरह से हम करंट लाइबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि जैसे ट्रेड पेएबल्स हो गए, ट्रेड पेएबल ये लाइबिलिटी है हमारी, ये अराइज हुई है कहाँ से? ट्रेडिंग से। हमने अपनी कोई इन्वेंट्री परचेज की सप्लायर से, और जिसकी वजह से ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। बैलेंस शीट डेट जिस डेट पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं वो हमारी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2021। अगर हमने 60 डेज़ का क्रेडिट लिया हुआ है तो आप समझें कि बैलेंस शीट डेट के विद इन 60 डेज़ ये लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी, हम सप्लायर को कैश पे कर देंगे और ये लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 12 मंथ सेटल हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, आप देख लें, ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल कह लें, एक्रूड एक्सपेंसेस कह लें, इसके अलावा नोट्स पेबल कह लें, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, कोई टैक्सेस पेबल कह लें, या अदर कोई लाइबिलिटी हो जो कि आपने पे करनी हो विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म नेचर की लाइबिलिटी ना हो, तो वो सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने नॉन करंट एसेट्स देखे थे, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म
नेचर की हों, ठीक है, एंड देयर सेटलमेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के 1 साल के अंदर अंदर वो सेटल नहीं होंगी। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 3 या 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है। अब ये लोन आपने नेक्स्ट 12 मंथ्स में तो पे नहीं करना, ये तो अभी चलेगा 5 साल तक। फॉर एग्जांपल आपने इसी साल लिया है तो ये अगले 4-5 साल तक चलेगा। तो इस तरह की जो लाइबिलिटी होगी उसे हम क्लासिफाई करेंगे और कहेंगे कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म जो यूज़ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज में, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, एसेट्स को भी देख लिया और लाइबिलिटीज़ को भी देख लिया किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करनी है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ख़ास तौर से एसेट्स के केस में। जो करंट एसेट्स के केस में, देखें, करंट एसेट्स के केस में एक टर्म यूज़ होती है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक एसेट लिक्विड है, तो इसका मतलब इसकी एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को अगर मैंने कन्वर्ट करना है कैश में, तो ये कैसे कन्वर्ट होगी? सबसे पहले इन्वेंट्री सेल होगी, सेल होने के बाद अकाउंट रिसीवेबल बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल में जब पैसा आएगा कस्टमर पे कर देगा तो वो कैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास ये इन्वेंट्री जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एसेट्स, करंट एसेट्स को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, करंट एसेट्स को, ये मैं सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो हम इसको कहते हैं कि हम इसको इस ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे कि जो एसेट सबसे कम लिक्विड है वो पहले दिखाएंगे और जो सबसे हाईली लिक्विड है वो सबसे एंड में दिखाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि करंट एसेट्स की कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम लिक्विड एसिड है वो हम पहले दिखाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती जाएगी एसिड्स की, तो हम जो सबसे एंड पे जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा एसिड वो दिखाएंगे करंट एसिड्स की कैटेगरी में। और सबसे ज़्यादा लिक्विड एसिड कौन सा होगा? कैश इटसेल्फ, कैश एट बैंक, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है करंट एसिड्स को क्लासीफाई करेंगे, करंट एसिड्स को प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये मैं एक चीज़ बताना चाहता था आपको, लिक्विडिटी। अच्छा, अब चलते हैं बैलेंस शीट के बाद कि बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। अब देखें, ट्रायल बैलेंस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। यानी कि वहाँ पे कोई डबल एंट्री नहीं हो रही होती, वहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं किया जाता। जो आपके डबल एंट्री फॉलो की जाती है और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हैं आपके जर्नल एंड जर्नल लेजर। वहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है, और ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं और टी अकाउंट्स में आप पोस्टिंग करते हैं डेबिट क्रेडिट के थ्रू, और अपनी सारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप अकाउंट्स में पोस्ट करके अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। और ये सारा काम आप कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये जर्नल प्लस जर्नल लेजर, ये आपका डबल एंट्री सिस्टम है, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस जो होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है कि सारे अकाउंट्स को, सारे अकाउंट्स का बैलेंस, चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो, उसको आपने एक टेबुलर फॉर्म में जो है आपने उसको प्रेजेंट किया जैसे ये, और उनके रिस्पेक्टिव डेबिट क्रेडिट्स जो हैं वो आपने मेंशन कर दिए, ठीक है। अब इसका चेक ये होता है कि डेबिट क्रेडिट्स का टोटल जो है वो ज़ीरो हो। इसका मतलब ये है कि आपकी डबल एंट्री जो है सही है, आपने कोई एंट्री मिस नहीं कर दी इसमें। तो ये
ट्रायल बैलेंस भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता, यानी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने सारे अकाउंट बैलेंसेस जो है इन देयर रिस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म आपने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर उसको प्रेजेंट किया और उनका आपने टोटल कर लिया। ये होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं और इस ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। अच्छा, अब बैलेंस शीट के अंदर जो 3 कैटेगरीज आएंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस ट्रायल बैलेंस को अगर देखें तो इस ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स नज़र नहीं आएंगे। वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज करके रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है जो कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में शिफ्ट हो गया है। और इसकी वजह क्या है ये आपको अभी समझ आ जाएगी जब आप बैलेंस शीट देखेंगे। अच्छा, अब बैलेंस शीट को जो प्रेजेंट करना है वो करना है एसेट से स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अच्छा, अब ये देख लें आप बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हमारे पास है बनी हुई। सबसे पहले तो इसका हेडर आ गया। हेडर में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है, नेम ऑफ द बिजनेस आ गया। फिर जो जो स्टेटमेंट है उसका नाम आ गया, बैलेंस शीट भी कहते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, ये आ गया नाम इसका। फिर इसकी डेट आएगी, किस डेट पे आप बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज एट December 31st 2021। आपको मैं बस यहाँ पे बता दूँ कि इनकम स्टेटमेंट में हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। ये फ़र्क है, इनकम स्टेटमेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है इसलिए वहाँ पे फॉर द ईयर लिखा था, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे होती है इसलिए यहाँ पे एज एट December 31st 2021 लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर आप करेंसी लिखेंगे, ठीक है, करेंसी आपने ज़रूर लिखनी है, जो भी स्टेटमेंट आप बनाएंगे उसमें करेंसी लिखेंगे। अच्छा, एसेट्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले एसेट्स, ये हेडिंग आ जाएगी, मेन हेडिंग एसेट्स की, फिर नॉन करंट एसेट्स की एक सब हेडिंग आएगी और फिर उसके बाद आप जो भी नॉन करंट एसेट्स आपकी ट्रायल बैलेंस में पड़े हुए हैं वो आप उठा के यहाँ पे लिख लेंगे और उनके बैलेंसेस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, सारे जो भी बैलेंसेस हैं वो पॉजिटिव नंबर से ही डिनोट किए जाते हैं, ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शन जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, आपने अपने ट्रायल बैलेंस से, ये देखें ट्रायल बैलेंस में आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग थी, आपने वो उठा के इसको फैक्ट्री बिल्डिंग को यहाँ पे रख लिया आपने, ठीक है। इसी तरह से आपने ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, वो 15,000 था, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया उसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारे पास, ये दो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स से। तो ये नॉन करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, और इनका हमने सब टोटल कर लिया यहाँ पे। ये 95,000 आपको नज़र आ रहा है सब टोटल इसका, ठीक है। इसी तरह से फिर एक हमने सब हेडिंग दी करंट एसेट्स की, और करंट एसेट्स जितने भी थे हमारे पास वो हमने रख लिए यहाँ पे, वो हमने सारे यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। और फिर यहाँ पे आप इनका ऑर्डर देखें तो इन्वेंट्री से हमने स्टार्ट किया है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसीवेबल्स, एडवांसेस टू सप्लायर्स एंड कैश एट बैंक। ये मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, द मोस्ट लिक्विड एसेट विल बी प्रेजेंटेड एट द एंड, मोस्ट लिक्विड वो तो कैश इटसेल्फ होगा, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमने इन्वेंट्री डिस्कस किया था तो इन्वेंट्री से हमने स्टार्ट किया। फिर इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री सबसे पहले इन्वेंट्री होती है, फिर वो सेल होती है, ट्रेड रिसीवेबल बनता है, फिर वो कैश में कन्वर्ट होता है, इसी तरह से। तो ये हमने करंट एसेट्स का टोटल यहाँ पे कर दिया, करंट एसेट्स का लिख के हमने सब टोटल कर दिया, विच इज़ 255 125, ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया। फिर टोटल एसेट्स यानी करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, इनका टोटल दिया हमने,
ठीक है। अच्छा, ये है 350,125, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, ठीक है। अब उस इक्वेशन को जहन में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल कर दिया टोटल एसेट्स, तो ये हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ जो है लाइबिलिटीज़ का। अब लाइबिलिटीज़ में हमने वही काम किया। लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि लाइबिलिटीज़ में पहले करंट लाइबिलिटीज़ को शो किया जाता है। ये हमने लाइबिलिटीज़ की मेन हेडिंग डाली, फिर सब हेडिंग डाली करंट लाइबिलिटीज़, और फिर यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ शो करी ट्रेड पेबल्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स एंड टैक्स पेबल। ये सारी लाइबिलिटीज़ हमने जो यहाँ हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं एज इट इज़ यहाँ से उठा के हमने ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। तो ये हमने ये नेगेटिव क्रेडिट बैलेंसेस हैं, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे हमने इनके साइन जो हैं वो पॉजिटिव ही रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट तो हो नहीं रहा। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम अपनी लाइबिलिटीज़ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, एसेट्स भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। और इसका मैंने टोटल कर लिया फिर 77,500, ये इसका टोटल आ गया। अच्छा, फिर एक मैंने सब हेडिंग दी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे पास सिर्फ एक है यहाँ पे, लोन पेएबल। ये लॉन्ग टर्म, मेरी अजम्पशन है कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो मैंने इसको लोन पेएबल यहाँ पे दे दिया। अब ये एक ही अमाउंट है तो इसमें कोई टोटल सब टोटल तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने लाइबिलिटी सेक्शन का टोटल कर लिया, तो ये मेरे पास लाइबिलिटी का टोटल आ गया 122,500। तो ये जो है 122,500, ये मेरे पास लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया। तो लाइबिलिटी सेक्शन भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब है इक्विटी सेक्शन। ये इक्विटी सेक्शन में क्या आता है, मैंने हेडिंग डाली इक्विटी की, और फिर मैंने सबसे पहले कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी के कंपोनेंट्स होते हैं। इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है और इक्विटी में कैपिटल भी होता है। कैपिटल होता है प्लस एनी प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द बिजनेस और एनी लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द बिजनेस प्लस माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैपिटल लेकर आ गए आप, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस की। फिर आप लेकर आ गए रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं, आप ये देखें ट्रायल बैलेंस में आपको नज़र आएगा। ये वो प्रॉफिट है जो आपने अर्न किया था और आपने फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इसको क्लोज किया रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में। तो वो एज इट इज़ फिगर यहाँ पे आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आपके जहन में आ रही होगी कि ये किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन मूव होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि इक्विटी का कंपोनेंट होता है कि कोई भी ड्राइंग्स अगर आपने बिजनेस से अगर कुछ पैसा विड्रॉ किया है तो वो भी आपके इक्विटी का पार्ट बनती है और आपकी कैपिटल में से और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स आ गए मेरे पास इक्विटी के। तो मेरे पास टोटल इक्विटी कितनी आ गई, 227,625। ये मैंने इसका इक्विटी का टोटल कर लिया 227,625, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ठीक है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने टोटल किया है टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। टोटल लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का टोटल किस तरह से किया कि ये वाला जो टोटल लाइबिलिटीज़ और ये टोटल इक्विटी, इन दोनों को ऐड किया। तो अब ये किसके बराबर है, 350,125। 350,125 आपको मैं दिखाऊं, मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, इन दो चीज़ों को, टोटल एसेट्स को और टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब देखें कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने प्रेजेंट किया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और जो है ये डिटेल्ड फॉर्म है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की, और ये प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस की पोजीशन को एज एट 31 दिसंबर 2021, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं और हमारी इक्विटी कितनी है। तो दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट बैलेंस शीट, ओके।
आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।